सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या भारती ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इंग्लिश में आपकी क्लास के हिसाब से दिस, दैट और दीज, दोज के प्रयोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है और उनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। मैंने आज कर्सिव में नहीं लिखा क्योंकि आप कहते हो मुझे कर्सिव समझ में नहीं आती, इसलिए सेकेंड ABCD और फर्स्ट ABCD में लिखा हुआ है। ये क्या है? THIS, दिस। दिस का मतलब होता है यह, और THAT, दैट का मतलब वह। दिस के ठीक सामने हमने लिखा है दीज, THESE, इसको बोलते हैं दीज, दीज यानी ये, और THOSE, दोज यानी वे। हम इनका अर्थ और इनका मतलब अभी समझते हैं। दिस और दीज, दिस यानी यह था, दीज यानी भी ये है। इन दोनों को हमने एक साथ लिखा है और दैट और दोज को एक साथ लिखा है। आप सोचोगे दीदी ने ऐसा क्यों किया कि इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इन दोनों को एक साथ? क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही होता है, केवल इनका फ़र्क इतना होता है कि दिस का प्रयोग हम एक वचन में करते हैं और दीज का प्रयोग हम बहुवचन में, यानी इसका एक वस्तु के लिए, इसका बहुत सारी वस्तुओं के लिए। लेकिन इनका प्रयोग क्यों होता है? पास की वस्तु के लिए। और दैट और दोज का प्रयोग होता है दूर की वस्तु के लिए, यानी कि हमारे पास यदि कोई वस्तु होती है और अगर हम उसके बारे में बताते हैं तो उसको हम दिस से बताएंगे, और अगर वो वस्तु हमसे दूर है और हम उसके बारे में बता रहे हैं तो हम उसको दैट बताएंगे। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना अपन ये या वो, तो हम ऐसे अंगुली करके दिखाते हैं कि वो एक पेड़ है, यानी दूर हमें दिखाई दे रहा है कि एक पेड़ है। या जो हमारे पास होता है तो हम ये कहते हैं यह एक पेड़ है या यह एक पुस्तक है, यानी वो क्या है, हमारे थोड़ी नज़दीक है या अप्रोचेबल है, यानी हम उसको छू सकते हैं, हम उसके पास में हैं। और जो वस्तु हमारे से दूरी पर होती है हम उसके लिए दैट और दोज का प्रयोग करते हैं। दिस और दैट एक वचन, जैसे मैंने आपको कहा एक वचन, एक वचन का मतलब क्या होता है? एक वस्तु, यानी जो एक ही वस्तु होगी उसके लिए होगा। और दीज और दोज का प्रयोग बहुवचन, यानी एक से अधिक वस्तु यदि होती है, यानी एक पुस्तक होती है तो इन दोनों का प्रयोग होगा, और एक से अधिक पुस्तक होगी तो इन दोनों का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग पास के लिए, इसका प्रयोग दूर के लिए, इसका प्रयोग पास के लिए, इसका प्रयोग दूर के लिए, लेकिन ये एक वस्तु के लिए और ये एक से अधिक वस्तुओं के लिए। वाक्य के माध्यम से यानी सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पुस्तक है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ बुक। जैसे ये पॉइंटर है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ अ पॉइंटर, दिस इज़ अ चॉक। जैसे वो कंप्यूटर है, मुझसे दूरी पर है, तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ कंप्यूटर, यानी वह एक कंप्यूटर है। तो दिस इज़ अ बुक यानी यह एक पुस्तक है। दीज आर बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास में ही हैं, या पुस्तकों का एक बंडल है, तो मैं बोलूँगी दीज आर बुक्स, यानी ये पुस्तकें हैं। मतलब दोनों का एक ही है तो दोनों पास में, लेकिन यहाँ क्या है, एक पुस्तक थी तो मैंने दिस इज़ अ बुक लिख दिया। एक से अधिक पुस्तकें हैं तो मैं लिखूंगी दीज आर बुक्स। अब आप देखो यहाँ पे अंतर आया है इज़ और आर का। इज़ का मतलब भी है होता है, आर का मतलब भी है होता है, पर आप इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इस है में बिंदी नहीं है, इस है में मैंने यहाँ एक छोटी सी बिंदी लगाई है, और ये बिंदी भूल से नहीं लगी हुई है, मैंने जानबूझ के लगाई है, क्योंकि जो एक वचन में है लगता है उसमें बिंदी नहीं लगती, और जो बहुवचन का है होता है उसको हम हैं बोलते हैं और उसमें बिंदी लगती है। वैसे ही दूर की वस्तु, जैसे हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और हमें दूर से एक ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है, तो हम किसी को बताते हैं तो हम क्या इंडिकेट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? हम बोलते हैं दैट इज़ अ ट्रेन, यानी वह एक रेलगाड़ी है। क्यों? क्योंकि वो हमसे दूर है, तो हम बोलते हैं वह एक रेलगाड़ी है। और अगर हम ब्रिज के ऊपर खड़े और बहुत सारी ट्रेन हमें दिखाई दे रही है तो हम बोलेंगे दोज आर ट्रेन्स, यानी वो रेलगाड़ियाँ हैं। मतलब खूब सारी रेलगाड़ियाँ अगर खड़ी हुई दिखाई देती हैं तो हम उनको बोलते हैं दोज आर ट्रेन्स, यानी वे रेलगाड़ियाँ हैं।
आपने समझ लिया कि दिस क्या होता है, दैट क्या होता है, दीज क्या होता है, दोज क्या होता है, और उनका एक वचन में प्रयोग कैसे करते हैं, उनका बहुवचन में प्रयोग कैसे करते हैं। हम इनके आगे अब ये देखते हैं कि अगर ये तो हो गई सीधे सिंपल सेंटेंस, इनको बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस। अगर हमें इनको प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना है, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनके अंदर में दिस और दैट का, दीज दोज का प्रयोग कैसे होता है। हम दिस और दैट के प्रयोग के बाद अब हम आते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में कि प्रश्नवाचक वाक्य इनसे हम कैसे बनाते हैं। तो आप ऊपर देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है इट, इट का मतलब यह और दे का मतलब वे। दे और दोज दोनों का मतलब वे होता है। जब हम किसी प्रश्न का उत्तर देंगे जो बहुवचन में होगा और दोज के लिए होगा तो उसमें हम दे का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है इज दिस, हमने अभी तक पढ़ा था दिस इज, यानी दिस पहले आया, इज बाद में आया। इस वाक्य में क्या किया, इज को पहले लगा दिया, दिस को बाद में लगा दिया। यदि इज या आर दिस दैट दीज दोज से पहले आते हैं तो इसका मतलब होता है ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके अंत में प्रश्नवाचक का निशान लगा होगा, इससे हमें पहचान में आ जाता है कि ये वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इज दिस अ बुक, जैसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो कि क्या यह एक पुस्तक है, मेरे पास एक चीज़ रखी हुई है, वो पुस्तक है या नहीं, ये आप मुझसे पूछ रहे हो कि इज दिस अ बुक, यानी क्या यह एक पुस्तक है। यदि वो पुस्तक हुई तो मैं बोलूँगी यस इट इज़, कि हाँ यह है। इट का प्रयोग हम किसी वस्तु के लिए, यह जहाँ दिखाना होता है उस वस्तु के लिए, या किसी पशु के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम गाय के लेख में या घोड़े के लेख में पढ़ते हैं कि इट हैज़ 2 आइज़, इट हैज़ 2 ईयर्स, ऐसे बोलते हैं। वैसे इट का मतलब भी यह होता है, यह वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम बोलेंगे यस इट इज़, यानी हाँ यह है। और यदि वो बुक नहीं हुई, अगर वो पुस्तक नहीं है, मान लो कि वो कुछ और चीज़ है, बॉटल है या बैग है, तो मैं बोलूँगी नो इट इज़ नॉट, फिर ये नहीं, यह नहीं है। उसके बाद वैसे ही जैसे इज का प्रयोग किया, इज का प्रयोग हमने दिस और दैट में किया था, और दीज और दोज में क्या होगा, आर का प्रयोग। कोई वस्तु मुझसे दूर है, जैसे थोड़ी सी दूर पर कुछ संतरे रखे हुए हैं और आप मुझसे पूछ रहे हो आर दोज एप्पल्स, कि क्या वे सेब हैं, मैं बोलूँगी नो दे आर नॉट। यहाँ आप देखो मैंने किसका प्रयोग किया है, दे का प्रयोग किया है। दे का मतलब भी वे होता है, मैं बोलूँगी नहीं वे नहीं हैं। और यदि वो सेव होंगी तो मैं बोलूँगी यस दे आर, यानी हाँ वे हैं, यानी वे सेव हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने ये किया। अब आप ऐसा सोचोगे आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, या तो ये पूरा ट्रांसलेशन आता है, हिंदी की इंग्लिश लिखनी, इंग्लिश की हिंदी लिखनी, या फिर आपके एग्ज़ाम में 3rd क्लास में या 2nd क्लास में प्रश्न आते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ होता है और उसमें ये आता है कि दीज या दिस, दैट या दोज, इनको भरना। तो वो तो हमें पास और दूर की दूरी पता नहीं चलेगी, लेकिन उसमें इसीलिए आता है दिस और दीज को भरना और दैट और दोज को भरना। तो जैसे मान लो ये दिस और दीज, इनके प्रयोग आ गए कि आप दिस या दीज भरो, या फिर आया दैट या दोज। मैंने एक वाक्य लिखा, आप खुद ही समझ जाओगे। अब ये 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको। अब आपको अगर कहा जाए एग्ज़ाम में कि भाई आप इनमें से ये बताओ किस में दिस आएगा और किस में दीज आएगा, तो आप कैसे पता चलेगा आपको। मैंने जैसे आपको बताया 2-3 तरह से पता चल सकता है। पहली बात, दिस के साथ में ईज आता है और दीज के साथ में आर आता है। ध्यान रखना, दिस और दैट के साथ में इज का प्रयोग होगा, दीज और दोज के साथ में आर का प्रयोग होगा। तो यदि वाक्य में दिस इज या आर लिखा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें दिस या दैट ही आएगा, इसमें दीज या दोज आएगा। दूसरी बात, मैंने आपको बोला यदि वस्तु एक वचन है, यानी एक वस्तु होगी तो हम दिस या दैट लगाएंगे, और अगर वस्तु एक से अधिक होगी तो हम दीज या दोज लगाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं पेन, पेन में एस नहीं लगा हुआ, यानी ये क्या है, बहुवचन नहीं है, ये एक वचन है, यानी एक वस्तु है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा
दिस। और कैमल, CAMEL, कैमल, कैमल यानी ऊँट, हमने उदय में भी पढ़ा, प्रथम में भी पढ़ा और हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि कैमल का मतलब ऊँट होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं उसके बाद में ये क्या लग गया, एस लगने का मतलब ये बहुवचन बन गया, यानी इसमें एक से अधिक ऊँट है। और जब एक से अधिक वस्तु होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वेरी गुड, दीज का या दोज का। वैसे ही दैट या दोज आपके एग्जाम में यही आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा या फिर दिस लिख दिया, ईज हटा देंगे, तो आपको भरना है दिस अगर है तो उसके साथ में ईज आएगा या आर आएगा, ऊपर लिख देंगे ईज या आर में से यहाँ क्या लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा दिस के साथ में ईज आता है। और वैसे ही दैट वाले प्रयोग अगर आते हैं तो दैट में भी ऐसा ही आता है कि मान लो मैंने लिख दिया दैट, फिर खालिस्तान छोड़ दिया, फिर लिख दिया ए, फिर यहाँ लिख दिया टेबल, दूसरा सेंटेंस लिख दिया दोज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, फिर आगे लिख दिया चेयर्स। तो हमें इसको वैसे ही दो तरह से पता चलेगा। फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा इज या आर भरिए, ये प्रश्न बन जाएगा, इज या आर का प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है दैट, और हमें पता है दिस और दैट के साथ में इज का प्रयोग होता है। मान लो आप भूल गए, फिर आपको क्या देखना है, इस वस्तु को, ये वस्तु क्या है, टेबल, और टेबल एक वचन में, इसके आगे एस नहीं लगा हुआ, यानी ये एक वचन की वस्तु है, तो इसलिए हम इसके आगे लिखेंगे इज। और उसी प्रकार दोज है, तो हमने पढ़ा दीज और दोज के साथ में आर लगता है। अगर हम भूल जाते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि चेयर का मतलब तो कुर्सी होता है, लेकिन इसमें चेयर के आगे एस लगा हुआ है, यानी बहुत सारी कुर्सियाँ हैं और बहुत सारी जब चीज़ें होती है तो उसके साथ में हम इज नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, आर। इस प्रकार हमने दिस, दैट, दीज, दोज और इज, आर के प्रयोग या इट या यस, इनके प्रयोग हमने पढ़े। आपकी इंग्लिश की बुक में ये लेसन है जिसके अंदर में दिस, दैट, दीज, दोज के प्रयोग दिए हुए हैं। आपके ग्रामर के टॉपिक में भी ये हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जब तक आपको ये याद नहीं हो जाते तब तक आप इसको देखेंगे। उसके बाद अपनी बुक निकाल के और उसमें जो भी एक्सरसाइज दी हुई है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।